हेलो दोस्तों, निमी टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी, यानी कि कल के ही अपने टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप इस टॉपिक के लिए, क्या आप इस क्लास के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस क्लास को, इस सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। अब देखते हैं, आज हम स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ही लेते हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार के देखिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस क्लास में, और ये क्वेश्चंस ना केवल आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काम आएंगे, बल्कि हर उस जगह में काम आएंगे जहां पर देखिए आप प्राइवेट लेवल पर भी यदि कहीं पर ड्यूटी करते हैं तो वहां पर भी, क्योंकि सेफ्टी हर जगह जरूरी है ना। खुद की सेफ्टी कैसे करना है, आज के क्लास में आप यही सीखने वाले हैं, है ना। अब ये जो हमारी कल वाली क्लास है, इस क्लास को भी आप जरूर देखिएगा। इस क्लास में भी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए और आज का ये क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, देखिए BIS पर। ये किस पर क्वेश्चन है? BIS पर। और क्वेश्चन है कि भाई ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से किसे किसे लाभ प्राप्त होता है? क्या प्रोड्यूसर को होता है, यानी कि निर्माता को? क्या रिटेलर यानी कि होलसेलर को होता है, या आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? तो उपरोक्त सभी इसका जो है वो सही आंसर है। अब थोड़ा सा ना डिटेल से बात करते हैं हम कि कैसे कैसे फायदा होता है। मान लीजिए कि एक कोई कंपनी है ना, कोई दो कंपनी है। मान लीजिए कि एक है जो लावा है ना, एक है जो पहले लावा की फोन आती थी ना, एक लावा की कंपनी है, और वहीं पर दूसरी है ओप्पो की। किसकी है? ओप्पो की। अब यदि आपको बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए तो आप लावा की तरफ जाएंगे या ओप्पो की तरफ जाएंगे? तो ऑब्वियसली बात है, आप ओप्पो की तरफ जाएंगे। या आपका कोई फ्रेंड है, कोई सहेली है, कोई दोस्त यार है, अगर वो आपसे सजेशन लेना चाहेगा कि भाई इन दोनों में से मैं कौन सा फोन लूं, मुझे बेस्ट कैमरा वाला फोन चाहिए, तो आप इसी को सजेस्ट करेंगे कि ये फोन लीजिए। ये फोन जो भी कंपनी बना रही है ना, वो BIS मार्क वाली बना रही है, यानी कि स्टैंडर्ड बना रही है। तो जो उसके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट मार्केट में धूम मचा रही है ना, वो एक ब्रांड बना रही है। वो क्या है? एक ब्रांड बना रही है। तो निर्माता को भी फायदा होता है। रिटेलर यानी होलसेलर, कई बार ऐसे होता है कि भाई आपके साथ धोखाधड़ी हो जाता है, फिर आप फोन लगा के कहते हैं, अरे गुप्ता जी आपने तो डुप्लीकेट माल भेज दिया और आपका माल यहाँ पर बिक नहीं रहा है ना। कई बार ऐसे होता है। तो यदि BIS मार्क वाला कोई होलसेलर होगा ना, ऐसा प्रोडक्ट देता होगा जिसमें BIS मार्क लगा होगा, तो आपके साथ कभी इस प्रकार का धोखा होगा ही नहीं, है ना। तो रिटेलर को भी फायदा होता है, क्योंकि उसका भी तो ब्रांड खराब होता है। और तीसरा है कस्टमर। अपन जैसे आप हो गए, मैं हो गया, है ना, हम क्या है? एक कस्टमर है। चीजों को यूज करते हैं हम, चीजों को प्रोडक्शन नहीं करते हम, है ना। तो हमारे साथ कोई धोखा ना हो जाए। कई बार हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमें एक प्लायर लेना है ना, और प्लायर से हमें वायर कट करना है, तार काटना है। तार हमने काटा, लेकिन 2-4 बार काटने के बाद प्लायर की जो नोक होती है ना, यूं समझिए उसकी जो धार होती है वो टूट जाती है, मुड़ जाती है। इससे क्या पता चलता है कि डुप्लीकेट माल हमने खरीदा, ठीक है ना। यदि हम BIS मार्क वाला खरीदेंगे माल या फिर कोई औजार, तो हमारे साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं होगा। हमें बिल्कुल एक गारंटी मिलेगी, BIS मार्क में गारंटी मिलता है। और दूसरी बात क्या है कि आपके साथ ऐसा डुप्लीकेट माल नहीं मिलेगा, है ना। डुप्लीकेट माल नहीं मिलेगा। यदि BIS मार्क वाली मिलेगी आपको औजार, तो उसमें गारंटी रहेगी या फिर वारंटी रहेगी, आप उसको लौटा भी सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर BIS मार्क वाला नहीं है तो फिर नो चांस रिटर्न करने का। ओके, चलिए, किसी कार्यस्थल में कार्य करते समय कौन सा चश्मा पहनना चाहिए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कौन सा गोगल लगाना चाहिए। आजकल चश्मा तो एक फैशन बन चुका है ना, चश्मा एक फैशन बन चुका है। बाइफोकल्स चश्मा, दबंग चश्मा, ब्लैक चश्मा या व्हाइट चश्मा। सबसे पहली बात, व्हाइट चश्मा जैसे कोई चीज होती ही नहीं है ना। ब्लैक चश्मा। अब देखिए, ब्लैक चश्मा ही आपका सही आंसर होगा। अब कई बार जब वेल्डिंग का काम आप करते हैं, किसका काम? जब आप वेल्डिंग का काम करते हैं तो भी इस चश्मे का, इस गोगल्स का प्रयोग आप करते हैं। और कार्यस्थल में कार्य करते समय कौन सी आपको चश्मे का प्रयोग करना चाहिए? ब्लैक चश्मा। दबंग चश्मा जो होता है ना, यानी कि दबंग मूवी में सलमान खान ने जिस चश्मे का इस्तेमाल किया था ना, वो चश्मा मार्केट में गजब का चला, है ना, धूम मचाया। अरे ओरिजिनल वाला दबंग का चश्मा तो कम ही चला, जो डुप्लीकेट चश्मा था ना वो ज्यादा चला, है ना। और आज के टाइम पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दबंग चश्मा
का यूज करते हैं और उनको बहुत अच्छा भी लगता है, ठीक है ना। तो दबंग चश्मे का हम यहाँ प्रयोग नहीं करते हैं। बाईफोकल चश्मा क्या होता है? बाईफोकल चश्मा वो चश्मा है जिसका वर्ष 40 वर्ष से अधिक हो, जिसका एज 40 वर्ष से अधिक हो, ऐसे लोग इस बाईफोकल चश्मे का प्रयोग करते हैं। और देखिए ये दूर दृष्टि के लिए काम आती है। किसके लिए? दूर या ऊपर की दृष्टि के लिए, है ना, दूर या फिर ऊपर की दृष्टि के लिए ये काम आती है। तो दूर दृष्टि और ऊपर दृष्टि के लिए काम आने वाली चश्मा जो है इसी को बाईफोकल्स कहते हैं। और 40 वर्ष से अधिक के जो सिटीजन होते हैं, 40 वर्ष से अधिक एज वाले जो सिटीजन होते हैं, वही इस बाईफोकल चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। देखिए बर्नॉल का इस्तेमाल किस क्षेत्र में किया जाता है? आपने बर्नॉल नाम सुना होगा। बर्नॉल एक्चुअल में और कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। ये क्या है? एंटीसेप्टिक क्रीम है। और इसका काम क्या होता है? इस क्रीम का काम होता है कि जो भी आपका कोई भाग है जला है या फिर कट चुका है, तो उस कटे हुए भाग में या जले हुए भाग में कोई संक्रामक बीमारी ना आ जाए। क्या हो? संक्रामक बीमारी ना फैल जाए, संक्रामक बीमारी ना हो जाए, उससे ये मदद करती है। यानी कि संक्रामक रोग होने से ये बचाती है, संक्रामक बीमारी होने से, बैक्टीरिया फैलने से बचाती है, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। और ये क्या होता है कि प्राथमिक उपचार जो आपका फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें ये बर्नॉल क्रीम जो है ना ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो हो सकता है हॉस्पिटल दूर हो सकता है डॉक्टर को आने में देरी लग जाए, तो ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, है ना। और मैं तो कहता हूं कि घर पे भी आप रखिए, इसको घर पे भी यूज करिए। दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीजें नहीं है, ये एक्सीडेंट के समय यूज की जाती है इनको। प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने योग्य बातें, यदि देखिए आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है ना, या फिर कोई कट जाता है, कोई जल जाता है, उस केस में आपको कैसे कैसे प्राथमिक उपचार करना चाहिए, कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए। पहला जो पॉइंट है इसमें कहिए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का चोट पीड़ा व स्थिति को देखकर घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए अपन क्या करते हैं ना, जनरली बात करें तो अपन क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है ना, दुर्घटना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उस सिचुएशन में हम भाग जाते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा चोट आई हो तो फिर ब्लड निकल रहा हो, तो ब्लड देख के हम घबरा जाते हैं, है ना। तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अभी दुर्घटनाग्रस्त है ना, उस व्यक्ति को हमारी जरूरत है। और हम इस केस में यदि भाग जाते हैं तो एक तो इंसानियत, मतलब कि हम इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं, है ना। तो इंसानियत के तौर पे यदि कोई अपने रिलेटिव का है तो भी, रिलेटिव का नहीं है तो भी आपको क्या करना है कि छोड़कर भागना नहीं, ना ही घबराना है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करना है ना। ये प्राथमिक उपचार के समय ध्यान देने वाली बातें हैं। और दूसरा क्या है, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आग से घिरा है या बिजली से चिपका है तो सावधानी पूर्वक उसे अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कोई मर रहा है तो उसे मरने दो, है ना। यदि कोई आग से जल रहा है ना तो भी देखिए उसके जान को खतरा है। यदि कोई बिजली से चिपका हुआ है तो भी जान को खतरा है। यदि बिजली से चिपका हुआ है ना तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए कई बार ऐसे होता है कि बिल्कुल जो हमारी मेन स्विच होती है ना वो पास में ही होती है, आप मेन स्विच ऑफ कर दीजिए, बेचारे की जान तो बच जाएगी, है ना। और यदि मेन स्विच आपको लग रहा है बहुत दूर है और आप ऐसा सोच पा रहे हैं कि अगर मैं वहां तक जाऊंगा मेन स्विच को ऑफ करने तो हो सकता है उतने में ये निपट जाए, है ना। तो ऐसे में क्या करना है आपको कि खुद का कपड़ा उतारना है। क्या करना है? खुद के जो कपड़े हैं वो उतारना है और उतार करके अपने हाथों में लपेटना है और लपेट करके आप उस व्यक्ति को पकड़िए और खींचिए, है ना। क्योंकि कपड़े में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती है ना, तो आपको झटका नहीं लगेगा। और वैसे भी शूज या फिर स्लीपर आपके पैर में रहेगा ही तो आपको झटका लगने का नो चांस है, लेकिन सावधानी पूर्वक, है ना। तो जरूर इस प्रकार का मदद करना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। कई बार ऐसे होता है कि रोड में जब भी एक्सीडेंट होता है तो लोग तमाशा देखने के लिए ज्यादा आ जाते हैं, है ना। बिल्कुल सही कह रहा हूं ना, लोग तमाशा देखना ज्यादा पसंद करते हैं, हेल्प करना कम पसंद करते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा कि जो मतलब कि बोले भाई कि एम्बुलेंस को कॉल करो, एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कोई ऐसा नहीं करेगा, है ना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल इससे बढ़िया है कि आप उसका हेल्प करो, है ना। भीड़ का हिस्सा मत बनो।
है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान जरूर रखिएगा। हो सकता है ये आपके साथ भी हो सकता है ना। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है यार, सिंपल सी बात है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि किसी के साथ ना हो, ठीक है। उपकरण का प्रयोग केवल प्रयोगशाला और मानकीकरण में किया जाता है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग आप केवल प्रयोगशाला में ही कर सकते हैं या फिर आप स्टैंडर्ड के लिए कर सकते हैं? अरैखिक उपकरण, इसको नॉन लीनियर कही जाती है। क्या आप इसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल नहीं। रैखिक उपकरण, बिल्कुल नहीं। अपूर्ण उपकरण, बिल्कुल नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही बचा है, पूर्ण उपकरण। पूर्ण उपकरण का मतलब क्या होता है? यानी कि 100%, आप समझ रहे हैं ना, 100% का मतलब क्या है? 100% है। अगर मैं ये कहूं आपको कि 99.99% जो है, क्या ये 100% है? बिल्कुल नहीं 100%। ये किसको बता रही है कि भाई कोई उपकरण है, कोई क्या है, कोई उपकरण है, इस उपकरण का जो यथार्थता है, क्या है, जो यथार्थता है, एक्यूरेसी है, जो जिसको हम कहते हैं सटीकता, है ना। तो यथार्थता इसकी एक्यूरेसी को बताता है ये 100%। यही 100% इस पूर्ण उपकरण का मतलब पूर्ण उपकरण को प्रूफ दे रही है कि मैं 100% हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं कहूं कि 99.99 सेंटीमीटर क्या 1 मीटर के बराबर होगा? आप कहेंगे यार कैसा टीचर है, 99.99 सेंटीमीटर को 1 मीटर बता रहा है, तो नहीं है ना, ये गलत है, ये गलत है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है तो होता है ना। 100 रुपए कब होगा? जब 100 रुपए पूरा होगा। 90 रुपए या 99 रुपए को हम 100 रुपए नहीं कह सकते ना। तो ये क्या है, यही बताती है पूर्ण स्केल को। ये क्या बताती है? पूर्ण स्केल को। और ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात कि प्रयोगशाला, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 1 ओम बराबर एक इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय ओम, एक अंतरराष्ट्रीय ओम बराबर कितना होता है? 1.00049 ओम। यानी कि 1.9 ओम जो है ना, ये इतना जो मान है, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड मान है। और दूसरी बात कि ऐसा मान हम उसी मीटर से माप सकते हैं जो मीटर प्रयोगशाला में यूज किया जाता हो, क्योंकि हमारे पास जो ओम मीटर है ना, उसमें इतने ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, कुछ % एक्यूरेसी उसमें डाउन है, जो इस इतने छोटे वैल्यू को माप ही नहीं सकता। यानी कि 1.00049 को नहीं, कम को मापेगी, है ना। तो इस प्रकार का यदि एक्यूरेट माप आपको चाहिए तो आप प्रयोगशाला में जिस उपकरण का, जिस ओम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, आप उसी ओम मीटर का इस्तेमाल करके आप इस चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। हाँ, इसी के साथ में देखिए, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए किस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है? जीवन रक्षक बोले तो यूपीएस, अनस्ट्रक्टेबल सप्लाई, है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है? यूपीएस का अनस्ट्रक्टेबल पावर सप्लाई, है ना। ये किस प्रकार की सप्लाई है? अनस्ट्रक्टेबल पावर है। कैसा पावर है? अनस्ट्रक्टेबल पावर है ना। अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे कि कोई कंपनी है ना, कोई इंडस्ट्रीज है, आप यूं समझिए कि उस इंडस्ट्रीज का मालिक आप है, सेकंड मालिक आप है, और आप किसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। वहां पर समझिए कि आपका कंप्यूटर सिस्टम चल रहा है, कई सारे सिस्टम चल रहे हैं, है ना, उसमें करोड़ों की डीलिंग कर रहे हैं आप, और आपकी ट्रांसफॉर्मर वाली मेन सप्लाई चल जाए, है ना। तो डाटा हो सकता है, डाटा ऐसा डाटा हो, ऐसे डाटा पे आप काम कर रहे हो कि जैसे ही मेन सप्लाई चली जाए तो फिर उस डाटा की भारत माता की जय हो जाए। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे आप? 1 करोड़ की डीलिंग पे पानी फिर गया ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा उपकरण बिल्डअप किया है, एक ऐसा उपकरण बनाया है कि भाई सेकेंडों तो मैंने बहुत बोल दिया, माइक्रो सेकेंड में आपका सिस्टम ऑन हो जाए, है ना। देखिए, जैसे कि 0.0009 माइक्रो सेकेंड, है ना, यदि आपकी पावर सप्लाई मेन वाली कट हो जाती है ना, फिर भी आपके सिस्टम को बंद होने में 0.0009 माइक्रो सेकेंड का समय लगता है, ठीक है ना। इतना सेकेंड लगता है आपके सिस्टम को ऑफ होने में। लेकिन जो यूपीएस है, ये 0.0005 माइक्रो सेकेंड में ही ऑन हो जाती है, फिर से सप्लाई देने लगती है। यानी कि 4 सेकेंड
4 सेकंड में आपकी सिस्टम ऑफ हो जाती, तो 4 सेकंड पहले ही फिर से इस सिस्टम को सप्लाई मिल गया, है ना। और ये मैंने एक एग्जांपल बताया है, ये क्या है, मैंने एक आपको एग्जांपल बताया है। तो इस प्रकार से अनस्ट्रक्टेबल पावर सप्लाई का यूज करके हम अपने डेटा को सेव रखते हैं, है ना, किसी भी प्रकार का नुकसान ना होने पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, यूपीएस का प्रयोग करते हैं। सॉरी, यूपीएस जो है ना, इसके अंदर देखिए निकल, कौन सा इसके अंदर बैटरी प्रयोग की जाती है, निकल कैडमियम, इसमें बैटरी प्रयोग की जाती है। अब ये जो निकल कैडमियम बैटरी है ना, इस बैटरी को हम क्यों यूज में ले रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारी सेल है, हमारे पास जो सेल है बहुत सारी सेल है, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने बैटरी में एक नाम सुना होगा, फॉल्ट बकलिंग दोष। क्या है इसका नाम, है बकलिंग दोष। ये क्या करती है, इसके अंदर जो प्लेट लगी होती है ना बैटरी के अंदर, वो बकलिंग फॉल्ट में क्या होता है कि वो प्लेटें मुड़ने लगती है, और मुड़ करके क्या करती है, वो एक दूसरे के आपस में कांटेक्ट बना लेती है, टच हो जाती है, जिससे फॉल्ट हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है ना। तो ये जो कैडमियम आप देख रहे हैं ना, कैडमियम प्लेट इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है ना, कि ये मुड़ता ही नहीं है, और मुड़ेगा नहीं तो शॉर्ट क्या घंटा होगा। तो फिर निकल कैडमियम सेल जो है, निकल कैडमियम सेल में जो कैडमियम प्लेट लगाई गई है, कैडमियम जो धातु है, कैडमियम जो मटेरियल है, ये बकलिंग फॉल्ट से इसको निजात बनाता है ना। बैटरी को क्या करता है, बकलिंग फॉल्ट नहीं होने देता है। ये यूपीएस के अंदर लगी जाती है, और 70 से 80%, 70 से 90% तक इस बैटरी की एफिशिएंसी होती है ना। कार्यशाला में भारी सामान उठाते समय अधिकतम भार सरीके किस अंग में होना चाहिए, किस अंग में होना चाहिए, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है, ये तो लॉजिकली क्वेश्चन है, आप खुद बता सकते हैं। क्या कमर में, अरे भैया कमरिया लचके रे, कमरिया लचक सकती है भाई, कमर में उतना ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन हाँ, कमर अगर देखिए, कमर में ताकत नहीं रहेगी तो फिर आप खड़े नहीं हो पाएंगे, और खड़े नहीं हो पाएंगे तो क्या किसी लोड को उठा पाएंगे। तो कमर भी यहाँ पर मतलब कि अपना रोल प्ले करती है। कंधों पर वजन रखना है तो कंधे मजबूत होने चाहिए ना, शोल्डर स्ट्रांग होने चाहिए ना, तो शोल्डर भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इसमें शामिल है। पीठ में, अरे पीठ का तो बात ही नहीं बनता यार, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, पैर। अब पैर कैसे आंसर होगा, क्योंकि देखिए आप कई बार देख रहे होंगे कि आप जब कोई सामान उठाते हैं, कोई लोड उठाते हैं, यूं समझिए आप ऐसे लोड उठा के खड़े हैं, है ना। अब अगर ओवरलोड है आपके सर पे, आप मान लीजिए 50 केजी का भार उठा पाते हैं, लेकिन आपके सर पे 70 केजी का भार किसी ने रख दिया, तो फिर आपका पैर मालूम है क्या करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा, यू 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 यू, आपका पैर क्या करने लगेगा, इस प्रकार से हिलने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा, जिससे क्या पता चलेगा कि भाई आपके सर पे ओवरलोड है ना। तो पैर जो है ना कहीं ना कहीं मैटर करता है, और पैर में ही देखिए आप कोई भारी सामान उठाते हैं तो सबसे ज्यादा लोड पड़ती है, किस पे, पैर पे। कंधों पे कम पड़ती है ना, कमर पे कम पड़ती है, पैर में सबसे ज्यादा पड़ती है, इसलिए आपका सही आंसर होगा पैर, है ना। अब आपको क्या सही आंसर लगता है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा, है ना। किसी दुर्घटना का प्रत्यक्ष लागत क्या होती है, यह भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और कोई एक्सीडेंट होता है डायरेक्ट रूप से, उसमें क्या लागत होती है, उपचार के लिए धन। यानी कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि किसी इंडस्ट्रीज में कोई कर्मचारी काम कर रहा है ना, हो सकता है उसके साथ दुर्घटना हो गया, अब वो एफआईआर करता है, लेकिन कंपनी चाहती है भाई हमारा नाम खराब होगा और एफआईआर मत करो, जो भी पैसे लगेंगे आपको इलाज कराने में, जो भी खर्च आएगा हम आपको देने के लिए तैयार हैं, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो उपचार के लिए धन, ये क्या है, डायरेक्ट रूप से लागत लग रहा है। ऐसा नहीं कि पैसे पहले मध्य प्रदेश सरकार के पास जाएगी, फिर कलेक्ट्रेट में आएगी, फिर तहसील में आएगी, इसके बाद आपके अकाउंट में आएगी। ये एक इनडायरेक्ट रूप हो गया, है ना। आपको पैसे तुरंत हैंड टू हैंड मिलेगी, है ना, वो भी कैश या चेक। तो फिर ये उपचार के लिए धन कैसा है, डायरेक्ट लागत है। क्षतिपूर्ति उपकरणों की लागत, हो सकता है कि कोई चीज, कोई सामान आप पे गिर गया हो और वो जो सामान गिरा हो बहुत एक्सपेंसिव रहा हो, तो ऐसे केस में सामान की भी तो क्षति पहुंचती है, तो सामान दोबारा खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने गिराया है तो आप खरीद के देंगे, अरे आप तो खुद मतलब कि आप दुर्घटनाग्रस्त है, क्षतिग्रस्त है, तो फिर आप थोड़ी खरीद करके देंगे, तो इसका भी खर्चा कंपनी को ही उठाना पड़ेगा। तो भाई ये भी एक डायरेक्ट लागत है, क्योंकि चीजें तभी मिलेंगी जब डायरेक्ट कैश गिनेंगे हम।
तीसरा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति, है ना, यानी कि हम इन सभी के लिए जो पैसे लगा रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, ये अब लौट कर वापस थोड़ी ना आने वाला है। ऐसा थोड़ी है कि आप सही हो जाएंगे तो पैसे वापस करेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपरोक्त सभी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना। किसी दुर्घटना का प्रत्यक्ष लागत क्या है, ये सभी है ना। किसी वैद्युतिक दुर्घटना को रोकने के लिए एक सुरक्षित क्रियाकलाप है नियम का उल्लंघन करना। अरे ना बाबा ना, नियम का उल्लंघन नहीं करना है। मैं आपको ये कभी नहीं कहूंगा रूल को आप फॉलो मत करो, रूल को फॉलो कीजिए, है ना। कई बार क्या होता है कि नो एंट्री पे भी लोग यू करके बाइक निकाल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यू समझिए कि ये एक क्या है, ये एक 4 पॉइंट है ना। ये क्या है, एक 4 पॉइंट है, और इस 4 पॉइंट में देखिए इधर से ग्रीन सिग्नल है और इधर से रेड सिग्नल है ना। यानी कि जिधर से रेड सिग्नल है उधर वाले को रुकना है और इधर वाले को क्या करना है, जाना है ना। आप इधर वाले पे खड़े हैं, इधर नो एंट्री लगी है, फिर भी आप घुसे चले आए, तो आप जब घुसे चले आएंगे ना तो इसके साथ आप क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, है ना। आपने नियम का उल्लंघन किया है ना, तो उसी का सजा मिलेगा, है ना। तो नियम का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए, है ना। वो एक अलग बात है कि कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट में है आप, बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है आप, वो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो नियम का उल्लंघन कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अगला है लाइव तार में कार्य करते समय सावधानी बरतना। अब कैसे सावधानी, आप बोलेंगे भाई लाइव में हम काम क्यों करेंगे। मान लीजिए कि ये एक वायर है, इसमें करंट अभी जो है वो पास हो रही है। अब आप यूं समझिए, आपको फिर से किसी कंपनी का मालिक बनाता हूं, ठीक है ना। आप एक कंपनी का मालिक है और आप एक सेमिनार ले रहे हैं। उस सेमिनार में बहुत सारी एसियां चल रही है, बहुत सारे उसमें यूं समझिए कि सिस्टम चल रहे हैं, उसी सिस्टम पे काम हो रही है सेमिनार में, है ना। तो क्या होगा, उस केस में आपको सप्लाई करना बंद नहीं है ना, उस केस में आपको सप्लाई करना बंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम लाइव काम करेंगे। कोई पैनल है मान लीजिए, उसमें हमें लाइव काम करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा कि हमें लाइव काम करना है तो लाइव तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी के साथ करना है, तो एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। सुरक्षा की उपेक्षा करना, है ना। आप सोचते हैं यार काश कोई ऐसी कन्या मिल जाए, सुंदर सी, सुशील सी, जिससे मैं शादी करा सकूं, है ना। आप सिर्फ ऐसा सोचिए मत, अरे सोचो मत यार, पढ़ाई कर लो, कन्या, सुशील कन्या भी मिलेगी, सुंदर कन्या भी मिलेंगी। तो आप एक्सपेक्टेड मत कीजिए किसी से, आप सोचिए मत, है ना। आप केवल सोचिए मत, आप केवल नहीं सोच सकते हैं। तो सुरक्षा की उपेक्षा करना, सुरक्षा को अनदेखा करना, हम कई बार इग्नोर कर देते हैं, चीजों को इग्नोर कर देते हैं ना, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। यही आप इसी को समझिए, यानी कि हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब इग्नोर ही तो कर रहे हैं। ट्रैफिक रूल को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। जहां वहां पे रेड बत्ती जो जल रही है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इग्नोर करेंगे तो हम खुद मुंह की खाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें हर नियम कानून को कायदे से मानना है ना, ताकि हम खुद सेफ रहें और दूसरों को भी सेफ रखें। रोड सेफ्टी को किस सेफ्टी कैटेगरी में रखी गई है, बताइए। व्यापारिक सेफ्टी, कार्यात्मक सेफ्टी यानी कि बिजनेस सिक्योरिटी, फंक्शनल सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। आप किधर जाएंगे, किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारिक सुरक्षा। रोड सेफ्टी क्या है, व्यापारिक सुरक्षा है। अब देखिए रोड सेफ्टी में क्या होता है कि जैसे कि कई बार आप देखते होंगे ना कि जहां पर स्पीड ब्रेकर होती है ना। मान लीजिए ये एक स्पीड ब्रेकर है ना, इस प्रकार से एक स्पीड ब्रेकर है, और यहां पर आपको गाड़ी को स्लो करना है। क्या करना है, गाड़ी को स्लो करना है। तो जब गाड़ी को आपको स्लो करना है ना, तो स्लो करने के लिए साइन बोर्ड लगी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर साइन बोर्ड है, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है। यहाँ पर कहीं पर बहुत पतला पुल है, तो उस पुल से पहले एक साइन बोर्ड लगी होगी, जिससे आपको पता चले भाई आगे का रास्ता सही नहीं है। इस चीज से हमें पता चलेगा साइन बोर्ड से, है ना। तो देखिए ये सब कहां पर होती है, ये रोड के किनारे होती है और रोड पे सेफ्टी देने के लिए होती है। तो ये क्या है, एक व्यापारिक सेफ्टी के अंतर्गत आती है ना। किसके अंतर्गत आएगी, एक व्यापारिक सेफ्टी के अंतर्गत आती है रोड सेफ्टी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इतना ही था इस क्लास में क्वेश्चन। आपने क्या सीखा नया आज के इस क्वेश्चन में, और अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखे होंगे और तो आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी, है ना।
आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। और आप कमेंट करके जरा हमें जरूर बताइएगा कि आप किस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या आप यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के लिए, क्या आप रेलवे लोको पायलट बनने के लिए, या फिर आप बार्क के एग्जाम के लिए, या अभी हाल में जो आपका 12 अगस्त को एग्जाम होना है कांस्टेबल जीडी रेडियो ऑपरेटर की, है ना, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? कमेंट करके जरा हमें जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में एक प्यार जरूर भेजिएगा, क्योंकि प्यार की उम्मीद हर कोई करता है, और प्यार है ही ऐसी चीज जो हर किसी को पसंद आती है ना, जो हर किसी को अच्छी लगती है। तो कमेंट में एक दिल जरूर भेजिएगा, है ना, यदि दिल से नीमी टेक्निकल को चाहते होंगे तो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपने इस क्लास को यहीं पर समाप्ति करते हैं। आपका साथ रहा तो हम बहुत ही जल्द लाइव आकर चीजों को पढ़ेंगे, लाइव आकर क्लास को पढ़ेंगे, है ना। आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने लोग हैं जो लाइव पढ़ना चाहते हैं, है ना। शिद्दत से कमेंट कीजिएगा और शिद्दत से बताइए प्यार से कि भाई कितने लोग हैं जो लाइव क्लास पढ़ना चाहते हैं, है ना। चलिए अपने इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए कल फिर से मिलने वाले हैं इसका तीसरा एपिसोड लेकर के, है ना। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक यू, दिल से लव यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।